हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय एजुकेबल यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 8 के ज्योग्राफी चैप्टर 2 के भूमि टॉपिक को डिस्कस किया था। आज मैं आप लोगों से जल, वनस्पति तथा वन्यजीव टॉपिक को डिस्कस करूंगा। तो इसी में पहला हम लोग का जो अध्ययन का पहला टॉपिक क्या है, तो जल। तो जल कैसा संसाधन है? जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि इसके हम लोग बार बार दोहन करेंगे तो भी यह खत्म नहीं होगा, क्योंकि यह असीमित है। इसका 70% मतलब कि भूपृष्ठ पर 70% भाग क्या है, तो जल है। समझे? अब क्या है? भूपृष्ठ पर 3/4 भाग क्या है? जल है। इसीलिए पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति महासागरों में हुई थी। महासागर में पाने वाले जल को क्या कहा जाता है? लवणीय जल कहा जाता है। और महासागरों द्वारा पृथ्वी का 2/3 भाग घेरा हुआ है। अब 2.7% जो जल है वो अलवणीय है और मानव के लिए उपयुक्त जल है। तो जिसका 70% भाग कहाँ है? तो बर्फ के रूप में, बर्फ के चादरों के रूप में, हिमालयों के रूप में कहाँ है? तो अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में और पर्वतीय प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। जिस जल का हम लोग उपयोग करते हैं और जो हमें आसानी से उपलब्ध है, वो जल कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो जल हमें भौम जल के रूप में, नदी झीलों में उपस्थित जल के रूप में, वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब जल जो है, अलवणीय जल क्या है? तो पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल की मात्रा को न घटाया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। जल चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महासागरों का पानी वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में जाता है और फिर क्या होता है कि वर्षण के रूप में फिर महासागरों में लौट जाता है। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिसके कारण इसे जल चक्र कहा जाता है। अब क्या है? जल की उपयोगिता कहाँ कहाँ है? तो जल की उपयोगिता घरेलू कामों में हम लोग करते हैं, साथ में इसका उपयोग कृषि उद्योगों तथा जल से पनबिजली बनाने के भी कामों में उपयोग किया जाता है। जल के अत्यधिक दोहन से जो अलवणीय जल की आपूर्ति में कमी आई है, तो इसके मुख्य कारक के रूप में क्या है? बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नकदी फसलों में अत्यधिक जल का उपयोग, बढ़ता नगरीकरण, बेहतर होता शहरी जीवन या जीवन स्तर में जब बेहतरी आ रही है, इसके लिए हमें पानी का दोहन हम लोगों ने बहुत किया है। इसीलिए इसकी आपूर्ति में समस्या उत्पन्न हो रही है। जल उपलब्धता की समस्या क्या है? तो जल उपलब्धता की समस्या अधिकांश उन देशों में ज़्यादा देखने के, उन क्षेत्रों में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है जहाँ पर वायुमंडल या वर्षण में विविधता होती है। तो जैसे वो कौन से देश होंगे? तो अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के कुछ भाग तथा संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया में ऐसी समस्या देखने के लिए मिलता है। अब जल संसाधनों का संरक्षण क्यों? क्योंकि जल एक बहुमूल्य संसाधन है जो हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इसीलिए जल का संरक्षण आवश्यक हो जाता है। जल को प्रदूषित करने वाले कारकों में क्या है? क्या कहते हैं? आंशिक रूप से शोधित मल, जो क्या शहर के जो कचरे हैं वो जल में मिल जाने के कारण ऐसा होता है। कृषि रसायनों का विसर्जन। अब कृषि रसायन का उपयोग हम लोग खेत में करते हैं, लेकिन वो जब वर्षा के कारण वहाँ के जल जो है नदी या तालाब में जाकर मिलते हैं, तो उसमें उपस्थित रसायन जल को प्रदूषित कर देते हैं। अब औद्योगिक जगहों पे क्या होता है कि औद्योगिक जगहों पे से जो कल कारखाने से निकलने वाले कचरे हैं वो जाकर डायरेक्ट नदी में मिलती है और वो पानी को दूषित कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है और कीटनाशक जो होते हैं वो जल के माध्यम से हमारे बॉडी में भी जाते हैं और यह मानव के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। वन्य जीव और वनस्पति। अब वन क्या करते हैं? तो ये जल के संग्रहण को में भूमिका निभाती है। ये भूमिगत जल को संरक्षित करने में भूमिका निभाती है। क्या है कि जल को संरक्षण हम और भी तरीकों से कर सकते हैं। जैसे नहरों का पक्कीकरण करेंगे तो जल का रिसाव रुक जाएगा और इससे जल की मात्रा को हम लोग बचा कर रख सकते हैं। फिर क्या है कि स्प्रिंकलरों का प्रयोग। स्प्रिंकलर से क्या होगा कि सिंचाई में जल वाष्पन की तेजी को कम कर देगा। फिर क्या कहते हैं? ड्रिप या टपकन विधि का प्रयोग जब हम सिंचाई में करेंगे तो इससे जल की मात्रा में स्थिरता आएगी और जल क्या होगा कि ज़्यादा खपत नहीं हो पाएगा। अब हम लोगों का नेक्स्ट डिस्कस का टॉपिक प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव है। तो प्राकृतिक वनस्पति हमारे लिए प्राचीन काल से ही उपयोगी सिद्ध रहा है। वर्तमान में हम इनका उपयोग कुर्सी बनाने में, ईंधन के रूप में या विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का उपयोग थैला बनाने में करते हैं। अब क्या है? जैव मंडल किसे कहते हैं? तो जैव मंडल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच का एक संकीर्ण स्थान है जिसे जैव मंडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ जीवन की उत्पत्ति इसी परिपाटी में हुआ है। यहाँ पे क्या है? तो विभिन्न जाति या प्रजातियों द्वारा अपने जीवन को बिताने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। खास करके भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसे क्या कहा जाता है? परितंत्र कहा जाता है। समझ गए? अब जैसे वनस्पति संसाधन या वन संसाधन हमारे लिए कैसे उपयोगी है? तो वन संसाधन से हमें ऑक्सीजन मिलती है। विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे हमें इन्हीं से प्राप्त होती है। भूमिगत जल के संरक्षण में ये हमारे लिए उपयोगी है। अब इसके फल, लैटेक्स और तारपीन का तेल हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इन आधारों पे वनस्पति हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है। अब वन्य जीव क्या है? तो वन्य जीव में क्या क्या आएंगे? तो वन्य जीव में पक्षी,
कीट, जलीय पौधे या जलीय जीव, ये सारे वन्य जीव के अंतर्गत आएंगे। और वन्य जीव हमें किस प्रकार से लाभ देता है, तो दूध के रूप में, मांस के रूप में, उसके खाल के रूप में, तथा उनसे ऊन प्राप्त करके हमें लाभ मिलता है। अब जैसे क्या मधुमक्खी क्या है, तो मधुमक्खी जो है एक शहद देने वाली कीट है। ये परागण के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ में यह प्राकृतिक अपघटक भी है, जो हमारे लिए क्या करता है, ये पृथ्वी के लिए डिकम्पोजर का काम भी करता है। अब प्राकृतिक वनस्पति का वितरण देखें तो प्राकृतिक वनस्पति क्या है, ये वनस्पति जो है आर्द्रता और तापमान के आधार पर वृद्धि करते हैं। तो ये विश्व में 4 प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। अब ये वन क्या है, तो जहाँ पे भारी मात्रा में वर्षा होगी और यहाँ के वृक्ष लंबे लंबे होंगे तो उन्हें वन कहा जाता है। अब क्या है कि आर्द्रता में कमी के आधार पे वनस्पति में या वृक्ष में भी लंबाई और इसकी सघनता में भी कमी आती है। अब जो है कि जैसे गुल्म क्या होता है, सबसे पहले घास को जानते हैं। तो घास क्या है कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास के मैदान देखने के लिए मिलता है, जिसमें घास और कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, तो इसे घास का मैदान कहा जाता है। अब क्या है, शुष्क प्रदेशों में गुल्म या कटीले झाड़ियों वाले पौधे उगते हैं, जो जहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की मात्रा भी अधिक होगी। इसके कारण यहाँ पे पौधे न होकर झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ वाले पौधे देखने को मिलते हैं, जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने में सहायक होते हैं। अब जैसे क्या है, ध्रुवीय प्रदेशों में क्या होता है, तो ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति पाए जाते हैं, जिसमें मॉस और लाइकेन पाए जाते हैं। समझ गए। प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव का संरक्षण, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है, ये हम लोगों ने ऊपर देखा। लेकिन अब इसका अत्यधिक शिकार और अत्यधिक दोहन होने से ख़त्म होते जा रहे हैं, तो इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है। तो प्राकृतिक वनस्पति का दोहन या इसका विनाश 2 आधारों पे होता जा रहा है। जैसे एक प्रकृति द्वारा खुद, जैसे भूस्खलन, मृदा अपरदन के द्वारा, साथ में मानव क्रियाओं द्वारा भी इस अधिक वनोन्मूलन हो रहा है। निर्माण कार्य के लिए क्या कर रहे हैं, जंगल को काट दे रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं से प्राकृतिक वनस्पति का विनाश हो रहा है। अब वन्य जीव का भी विनाश कैसे हो रहा है, तो हाथी, शेर, हिरन, इन जैसे जानवरों का शिकार इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके ऑर्गेन्स है, जैसे सींग, दांत, नाखून, खाल, इसका काला बाजार में बहुत ज़्यादा मांग है, इसीलिए इनका शिकार अत्यधिक जोरों से चल रहा है। लेकिन इसका संरक्षण हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि यह हमें विभिन्न तरीक़ों से लाभ पहुंचाती है। जैसे देखें, कुछ ऐसे जंतु हैं जिनका अनाधिकार शिकार हो रहा है, तो जैसे चीता है, शेर है, ब्लैक बग है, मगरमच्छ है, दरियाई घोड़ा है, हिम तेंदुआ है, शुतुरमुर्ग है और मोर है। समझे। तो इसीलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। तो इसके संरक्षण के लिए क्या करेंगे, तो राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैव मंडल नीचे है, प्राकृतिक वनस्पति संरक्षण के लिए गार्डन बनाए गए हैं, संकरी घाटियां हैं, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। अब जैसे क्या है कि इसको मानवीय तरीकों से भी, जैसे जागरूकता फैला कर भी इनका हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। जैसे स्कूलों में इसके पाठ पढ़ाए जाएंगे, और जैसे सामाजिक कार्यक्रम में क्या करेंगे, वानिकी महोत्सव या सामाजिक वानिकी जैसे वनों महोत्सव को प्रोत्साहन करने वाले त्यौहार मनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण होगा। बच्चों में जागरूकता फैलाएंगे, पक्षी को देखने के लिए प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, तो इससे क्या होगा, इनका संरक्षण होगा। अब जैसे क्या एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, क्या है उसका नाम, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फौना एंड फ्लोरा।
ये एक ऐसा संगठन है जो इस बात की पुष्टि करता है कि किस जानवर की संख्या कितनी है और साथ में इनका शिकार किस मात्रा में हो रहा है, और इन सारी जीव जंतुओं को बचाने के लिए एक रजिस्टर को तैयार किया जाता है, जिसका उल्लेख द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फौना एंड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के द्वारा किया जाता है। तो इस आधार पे हम लोगों ने पूरे टॉपिक को कवर कर लिया। अब जो भी प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम आप लोग को हो रहा है, इसको आप लोग कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में डालें और मेरे पास सेंड करें। साथ में मैं इसका PDF नोट के रूप में आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, जो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं लेता हूं।